Hello everyone, welcome to Visionary Classes. On the occasion of this Saraswati Puja, this is again a new lecture, that is lecture number 6. आप सबको सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं और हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू. So this is a lecture series for the PYQs, ठीक है, EVS एग्जाम के लिए जो कि 2022 में आ रखा था. हमारा नया लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 6. जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है हमारे रेगुलर क्लासेस को, दे कैन कनेक्ट इन दिस नंबर फॉर द रेगुलर क्लासेस. ओके, whatever the doubts are there you can connect to us in the comment box also. जिनको रेगुलर क्लास लेना है वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें क्योंकि हमारे क्लासेस जो हैं काफी हद तक आगे जाने वाले हैं और हम लोग प्रिपरेशन के मोड पे आगे आ चुके हैं. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. लेक्चर को देरी नहीं करते हैं. So the first question you are seeing here, it is asking how many biodiversity hotspots are there in India. ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा डिटेल में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में पढ़ेंगे. क्योंकि देखो, जो भी क्वेश्चंस मैं तुमको समझाऊंगा उसका डिटेल एनालिसिस मैं तुमको हमेशा देता रहा हूँ. ठीक है, तो इस डिटेल एनालिसिस के साथ आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हो. एक्चुअली में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, तो कौन कौन से हैं हम उसको देखेंगे. साथ ही साथ हम बायोडायवर्सिटी और हॉटस्पॉट्स के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, क्लियर. सो व्हाट इज बायोडायवर्सिटी? क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोडायवर्सिटी. So biodiversity is considered as the variety of animals, plants, fungi and even microorganism. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स जिनमें एनिमल्स है, तुम्हारा प्लांट्स है, तुम्हारा फंजाई है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक बैक्टीरिया दैट मेक अप आवर नेचुरल इन्वायरमेंट आर इंक्लूडेड इन व्हाट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी इज कलेक्शन है. ओके, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट. ओके, ये क्लियर है. फिर आता है दिस वेरियस स्पीसीज एंड critters collaborate in complicated web-like ecosystem to keep things in balance and support life. ठीक है, तो इकोसिस्टम में तो आप जानते ही हो, इकोसिस्टम में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक होता है एनर्जी का ट्रांसफर, ओके, एंड वन टू वन इंटरेक्शन. क्लियर. तो ऑर्गेनिज्म कैसे वन टू वन इंटरेक्शन करता है और एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है इकोसिस्टम्स में, इस चीज पे बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो है इकोसिस्टम्स वो काम करते हैं. क्लियर है. अब चलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है उसको जानते हैं. तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज अ बायोजियोग्राफिक रीजन विथ ए significant reservoir of biodiversity that is under the threat from the humans. पहली बात देखो, बोलता है बायो जियोग्राफिक रीजन है with a significant reservoir of biodiversity that is under the threat of humans. मतलब ऐसे एनिमल्स एंड प्लांट्स वहां पे होंगे जो कि इंडेंजर्ड है, जिनको थ्रेट है कि वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. ठीक है, उनका जो संख्या है उनमें बहुत कमी आ चुकी है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स बायोडाइवर्सिटी में हॉटस्पॉट में मौजूद होते हैं. क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर है. फिर आता है कि इंडिया के पास जो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो कौन कौन से हैं. तो पहला आता है हिमालय, दूसरा आता है वेस्टर्न घाट, तीसरा आ रहा है इंडो बर्मा रीजन और चौथा आ रहा है सुंडा आइलैंड. सुंडा आइलैंड में कौन कौन से हैं, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मौजूद है. क्लियर है. सो ये जो हॉटस्पॉट है इनमें बहुत सारे एंडेमिक स्पीसीज मौजूद है जो कि तुम्हारा क्या इंडेंजर्ड रूप में मौजूद है. जो इतने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में यहाँ पे सारे के सारे मौजूद है. तो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कहानी आपको समझ में आया कि 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं. आइए चलते हैं और डिटेल में देखते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है इनमें कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या है. क्लियर, लेट अस कंसीडर. ठीक है, तो इससे को जानने से पहले आपको एक चीज जानना जरूरी है कि जो बायोडाइवर्सिटी बनता है वो किस हिसाब से क्वालिफाई होता है. ओके, इसको हॉटस्पॉट कैसे माना जाता है. तो देखो, a region qualified for biodiversity hotspot should have at least 1500
स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स। अभी वैस्कुलर प्लांट्स क्या होता है, देखो प्लांट्स में क्या होता है, टिश्यूज होते हैं, ठीक है, टिश्यूज होते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यूज जिनमें होंगे उनको वैस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। तो वैस्कुलर प्लांट्स में कौन कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, ये तुमको पता है। जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में आप लोगों को पता है कि जाइलम जो है वो अपना रूट से मिनरल्स एंड वाटर रिसोर्सेस लेके लीव्स तक पहुंचाता है। लीव्स क्या बनाता है, फोटोसिंथेसिस करके प्लांट का फूड बनाता है और उसी फूड को फ्लोएम लेके आता है। ये चीज तो आपको क्लियर है, ठीक है। तो उन सारे प्लांट्स को वैस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं जिनमें ये टिश्यूज मौजूद होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं। ओके, और शुड हैव ए हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, मतलब एंडेमिज्म भी हाई होना चाहिए यहाँ पे। फिर बात आता है, इट मस्ट कंटेन 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट इन थ्रेटेंड। मतलब क्या है, अगर एक एरिया है और उसमें बहुत सारे जानवर हैं, ठीक है, उसमें से जो 30% जानवर हैं वो थ्रेटेंड स्पीसीज होने चाहिए, मतलब जिनको एक्सटिंक्ट का खतरा है, एक्सटिंक्शन का खतरा है, मतलब खत्म होने के कगार पे है, थ्रेटेंड स्पीसीज होने चाहिए। क्लियर, ये चीज क्लियर हुआ। अब आता है कि इंडिया के जो हॉटस्पॉट है उनकी क्या खासियत है, इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द हिमालय का। हिमालय क्या कवर करता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, भूटान, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल। ओके, और इन रीजन में क्या है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय होल्ड्स ए रिकॉर्ड ऑफ हैविंग 163 इंडेंजर्ड स्पीसीज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमालय के पास 163 इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जिनमें से कि जो प्रोमिनेंट है उनमें आता है तुम्हारा व्हाइट एशियन वाटर बफेलो, ठीक है, वन हॉर्न राइनो, ये तो आपको कहाँ दिखेगा, असम में काजीरंगा में। एंड 10,000 प्लांट स्पीसीज भी हैं जो जिनमें से कि 360 आर एंडेमिक इन नेचर, ठीक है। और ये माउंटेन रेंज जो है ये कवर करता है तुम्हारा कितना, 7,50,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। गॉट इट। फिर आता है तुम्हारा इंडो बर्मा रीजन। तो इंडो बर्मा रीजन क्या है, देखो इंडो बर्मा रीजन में 23,73,000 किलोमीटर ऑफ एरिया मौजूद है, जिसका कि लास्ट 12 ईयर्स का रिकॉर्ड बताता है कि 6 लार्ज मैमल जो है डिस्कवर्ड किए गए हैं इन रीजन में, जिनमें कि आपका आता है लार्ज एंटल्ड मुडजैक, ग्रे शैंक्ड डॉग, एनामाइट स्ट्रिप्ड रैबिट एंड लीफ डियर एंड सवोला। ये सब मैमल्स जो है ये एंडेंजर्ड के कगार पे है, ठीक है। और दिस हॉटस्पॉट इज ऑल्सो नोन फॉर एंडेमिक फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज, इनमें टर्टल भी मिलता है, most of which are threatened with extinction due to over harvesting and extensive habitat loss. Okay, फिर आता है क्या है, 1300 डिफरेंट बर्ड स्पीसीज हैं, जिनमें कि थ्रेटेंड वाले हैं व्हाइट ईयर्ड नाइट हेरोन, द ग्रे क्रॉन्ड क्रोसाइस एंड ऑरेंज नेक्ड पैट्रिच, ठीक है, ये सारे मौजूद हैं। क्लियर। तो ये आपके दो हॉटस्पॉट्स के बारे में बताया गया। आगे चल के देखते हैं, फिर आता है आपका वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में क्या है, एज पर यूनेस्को एटलीस्ट 325 ग्लोबली थ्रेटेंड फ्लोरा, फोना, बर्ड, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड फिश स्पीशीज मौजूद है, जिनमें की वेजिटेशन इन दिस रीजन वाज स्प्रेड ओवर 1,90,000 किलोमीटर स्क्वायर but has now reduced to 43,000 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब आउट ऑफ 1,90,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, जो वेजिटेशन था वो अब रिड्यूस होके 2021 तक तुम्हारा सिर्फ 43,000 किलोमीटर स्क्वायर रह गया। देखो कितना ड्रास्टिक चेंजेस है, समझ रहे हो, इतना ड्रास्टिक, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स डिक्रीज है, 4 टाइम्स डिक्रीज है। तो 4 टाइम डिग्रेड करोगे वेजिटेशन को, तो डेफिनेटली देयर विल बी लॉट ऑफ लॉस ऑफ हैबिटेट, ठीक है। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज का यहाँ संख्या ज्यादा है। तो threatened flora and fauna represents 229 plants, 31 mammals, 15 birds, 43 amphibian species and 1 fish species, ठीक है। हम सिर्फ सुनते हैं अमेज़न,
अमेजन फॉरेस्ट के बारे में इंग्लिश मूवीज में देखते हैं अमेजन फॉरेस्ट के बारे में, बट we also have biodiversity hotspot in our India. We also have to look for it. Okay. And UNESCO ने मेंशन किया था of the total 325 global threatened species in Western Ghats, 129 are classified as vulnerable, 145 as endangered और 51 जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड पोजीशन पे है। तो ये 51 तो जल्द से जल्द खत्म होने के कगार पे है। तो इनका जो प्रोटेक्शन है, इनको जो प्रोटेक्शन देना चाहिए वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे देने की जरूरत होती है थ्रू दी हेल्प ऑफ व्हाट, नेचुरल सेंचुरीज, अपना बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, इन तरीके से इनको कंजर्वेशन करने की कोशिश की जाती है। क्लियर? देन कम सुंडालैंड। सुंडालैंड हॉटस्पॉट्स लाइज इन द साउथ ईस्ट एशिया, कवर सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनेई एंड मलेशिया। ठीक है, ये सब भी वो कवर करता है और निकोबर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी इनमें कंसिडर किए जाते हैं। तो ये एक रिचेस्ट हॉटस्पॉट है इन द वर्ल्ड व्हिच कंप्राइजेस 25,000 species of vascular plants, of which 15,000 are found only in this region। मतलब पूरे वर्ल्ड में 25,000 स्पीसीज हैं वैस्कुलर प्लांट्स के, बट 15,000 तो यहीं मिलते हैं सिर्फ। तो सोचो कितना है वर्ल्ड का इतना हिस्सा जो वैस्कुलर प्लांट्स का हमारा कौन कवर कर रहा है? इंडिया का सुंडालैंड कवर कर रहा है। ठीक है, इंडिया का तो नहीं, इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स में है। इसमें निकोबार भी है, तो निकोबार तो इंडिया का पार्ट है, तो निकोबार को कंसिडर किया जाएगा इंडियन वाला। ओके, तो सिंगापुर, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया एंड ब्रूनेई एंड मलेशिया का जो मोस्ट ऑफ द पोर्शंस है उनमें तुम्हारा सुंडालैंड मौजूद है। क्लियर है? तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है एक तरीके से आपको डिटेल में क्लियर हो गया होगा, जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से रिलेटेड है। चलो अब देखते हैं मैप। मैप भी बहुत ही इजी है, देख सकते हो ये हिमालयन रीजन है, ये देखो ये पूरा हिमालय है, जितना भी ग्रीन ग्रीन है, ग्रीन इज हिमालय। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि हम बात करते हैं शेडेड है, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ऐसे ऐसे शेडेड है, ब्लू शेड है, देखो अंदर ही अंदर थोड़ा ब्लू शेड है। ये जितने भी ब्लू शेड है ये सब इंडो वर्मा है। ठीक है, सुंडालैंड तो यहाँ कंसिडर कर लो, और वेस्टर्न घाट तो यहाँ है बाबू। वेस्टर्न घाट का नाम से ही वेस्टर्न घाट पता चल जाता है, दिस इज वेस्टर्न घाट। क्लियर? तो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में जो कंप्लीट कहानी है, एक तरीके से ओवरव्यू मिल गया होगा आपको। लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि the range of environmental conditions and tolerance of species in which they show its potential growth is called its what। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा टॉलरेंस का, ठीक है, ये क्या होगा? इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। बट हम सारे ऑप्शंस को जैसे कि पहले भी हम डिस्कस करते थे कि ईच एंड एवरी ऑप्शंस वी शुड गो थ्रू, तो आज भी हम ईच एंड एवरी ऑप्शंस पे डील करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला ऑप्शन में आता है इकोफेंस। तो इकोफेंस में क्या होता है? द रेंज ऑफ फेनोटाइप्स प्रोड्यूस्ड बाय ए जेनोटाइप इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट। जेनोटाइप मतलब जीन से, फेनोटाइप मतलब प्लांट के फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से। ठीक है, फिजिकल एपियरेंस से फेनोटाइप होता है, जेनोटाइप क्या होता है? जीन से। क्लियर है? तो ये रेंज बता रहा है किस चीज का? फेनोटाइप का। तो इकोफिन्स में इन्वायरमेंटल कंडीशंस की तो बात की नहीं, बट इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड में बात करें तो क्या बोलता है? द डिग्री ऑफ एडेप्टेशन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो डेफिनेटली दिस इज द आंसर, इसको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर हम चले इकोलॉजिकल सक्सेशन में, क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच द मिक्स ऑफ स्पीसीज एंड हैबिटेट इन ए एरिया चेंजेस ओवर टाइम। जैसे कि आपका पायनियर स्पीसीज होता है। ओके, किसी भी स्टेज में पायनियर स्पीसीज जो ईयरली स्पीसीज होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, वो आगे चल के क्या बन जाते हैं? क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, खत्म होने के कम्युनिटी वाले में कगार में पहुंच जाते हैं। तो इसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलता है, जो इवोल्यूशन हो रहा है टाइम के साथ, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जब एक है इकोसिस्टम में मिक्स हो रहे हैं, उनके हैबिटेट और एरिया में चेंजेस आ रहे हैं, तब की बात चल रही है। फिर आता है इको टाइप्स। इको टाइप्स क्या है? इको टाइप्स आर कॉल्ड एज इको स्पीसीज
describes a genetically distinct geographic variety population or a race within a species, while genotypically adapted to a specific environmental condition. ये genotypically specific environmental conditions को adapted करता है, जबकि वहां पे ecological amplitude में क्या था, ये डिग्री था, डिग्री मतलब रेंज, यहाँ पे रेंज का वर्ड यूज हुआ है इसलिए डिग्री। ठीक है, सो दिस वाज द आंसर, क्लियर। यहाँ पे जेनोटिपिकली एडेप्टेड टू स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस की बात कर रहा है, हम जनरल रेंज पूछ रहे थे क्वेश्चन में, तो इस वजह से इसका आंसर ये था। आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर है। चलते हैं आगे। देखो फिर पूछता है कि वेयर एंड व्हेन वर द जॉइंट फॉरेस्ट एंड मैनेजमेंट ओरिजिनेटेड। ये तो भाई आपको जीके है। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ओरिजिनेटेड इन वेस्ट बंगाल इन 1980s। Joint forest management is a concept of developing a relationship between fringe forest groups and forest department on the basis of mutual trust and jointly defined roles and responsibility of a forest protection and development। देखो क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया को कवर किया जाता है, यहाँ पे साइड साइड में कौन रह रहा होगा, फ्रिंज ग्रुप रह रहा होगा। फ्रिंज ग्रुप मतलब जो सेटलमेंट्स हैं, आउटसाइड में जो सेटलमेंट्स हैं वो सब यहीं रह रहे होंगे। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम क्या है कि वो इलीगली किसी भी आदमी को एंट्री ना दे। ठीक है, तो अगर इनके बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होगा कि मतलब आप इतना ही पोर्शन को अप्रोच कर सकते हो जहाँ पे मतलब जानवरों का और किसी और का हंटिंग ना हो, किसी का नुकसान ना हो, तो ये जो चीज है ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो अपना रूल है उसके अंडर लाया गया था। ठीक है, और ये कब आया था, ये आया था तुम्हारा वेस्ट बंगाल में 1980s में। आंसर वाज वेस्ट बंगाल, वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट 1980। इसको तो बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द डोमिनेंट एनायन प्रेजेंट इन द रिवर वाटर। ये बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस सीक्वेंस बताता हूँ। देखो पहले ही बता रखा है, जेएनयू एंट्रेंस के जितने भी क्वेश्चंस बनाए थे तो उनमें भी बता रखा था। तो मोस्ट एबंडेंट कैटायन प्रेजेंट इन वाटर आर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लेकिन एनायंस की बात करें तो बाइकार्बोनेट आता है, क्लोराइड आता है, फिर सल्फेट आता है। इसको ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, तो आंसर वाज बाइकार्बोनेट। फिर बोलता है द स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ। देखो द स्कैटरिंग कॉज्ड बाय दीज टाइनी एयर मॉलिक्यूल्स नोन एज रेलिक स्कैटरिंग। वो जो कि इंक्रीज करता है तुम्हारा वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेस। मतलब क्या है, रेलिक स्कैटरिंग बोलता है कि स्कैटरिंग बढ़ेगा, scattering will increase if the wavelength of light decreases। ठीक है, तो violet और blue have the shortest wavelength and red has the longest, therefore blue light is scattered more than red light and the sky appears blue during the day। सिंपल। तो फॉर्मूला है रेलिक स्कैटरिंग, फॉर्मूला तो नहीं है, प्रोसेस है, सॉरी दिस इज ए प्रोसेस। समझ रहे हो, ये प्रोसेस है कि टाइनी एयर मॉलिक्यूल जो मौजूद है तुम्हारे कहाँ, एटमॉस्फेयर में, वो क्या करते हैं कि वो तुम्हारा अगर वेवलेंथ इंक्रीज होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है तो स्कैटरिंग कम कर देता है, स्कैटरिंग कम होता है। ठीक है, जबकि वेवलेंथ कम हो तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा। तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है इसलिए उसकी स्कैटरिंग ज्यादा हो रही है। इस इफेक्ट को ही हम रेलिक स्कैटरिंग बोला जाता है। क्लियर है, दिस इज क्लियर, ओके। आई होप कि ये लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू एंजॉयड द लेक्चर प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट इन द बॉक्स। एंड जिन किसी को भी हमारे रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करना है दे कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर रेगुलर क्लासेस फॉर द recorded lectures and live sessions and for the different kind of question series practice, everything you can join it through us। ठीक है, नंबर ऑलरेडी मेंशन कर रखा हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। एंड let us hope for the good exam that is coming on the May month, and all the best aspirant for the upcoming exam. Have a nice day.